मालूम है पत्थर चट्टा? नहीं मालूम? होम्योपैथी की एक दवा याद रखो, पत्थर चट्टा से बनती है, उसका नाम है बर्गेरिस वल्गैरिस। ये दवा किसी भी डॉक्टर के यहाँ मिलेगी, होम्योपैथी वाले के यहाँ। एक शीशी ले लेना पूरी 50 ग्राम की, इसमें से 15 बूंदे चौथाई कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पी लेना। 15-20 दिन में सब पत्थर टूट के निकल जाए। और पत्थर चट्टा मिल जाए तो 5 ग्राम पत्थर चट्टा 1 गिलास पानी में उबालना इतना कि पानी आधा हो, फिर उसको पी लेना दिन में 3 बार, तो भी 15-20 दिन में पत्थर टूट के निकल जाए। का दुर्गंध का बता दिया। किसका दुर्गंध? मुंह में पूरे पसीने की दुर्गंध और मुंह की दुर्गंध का एकमात्र कारण है पेट साफ नहीं होना। अगर पेट साफ नहीं होगा तो मुंह में बदबू आएगी, शरीर में बदबू आएगी। तो पेट साफ कर लो, बदबू खत्म। और पेट साफ करने का तरीका बता, नमक का खाओ, खाने को चबा चबा के खाओ। एक घुटन दर्द रहता है महिला पुरुषों में, घुटनों में दर्द बहुत आसानी से ठीक होता है। मैंने तो बताया मेथी दाना खा लो, प्राणायाम के साथ ठीक होता, नहीं तो चूना खा लो दही में डाल, बिल्कुल ठीक। मिशन 2014 पे अभी बात करूंगा, पहले आपके मतलब की बात करूंगा। थायराइड ठीक करना है अगर, तो उसकी सबसे अच्छी दवा अपने घर में है धनिए का पत्ता। धनिया पत्ता को पीसो, चटनी बनाओ और गुनगुने पानी में मिला के पियो। धनिया पत्ता चटनी बनाओ, उसमें नमक मिर्च नहीं मिलाना, गुनगुने पानी में धनिया पत्ते की चटनी मिला के पियो, थायराइड जड़ से ठीक। और प्राणायाम करो साथ में, वो भूलना नहीं। जितने आपने उपचार बताए, स्मरण शक्ति इतनी नहीं कि उनको याद ऐसा करो, बुक्स तो बहुत है, हमारे प्रसूति चिकित्सा केंद्र में चले जाओ, पतंजलि चिकित्सा केंद्र में, और वहां पर जड़ी बूटी रहस्य करके पुस्तक मिलती है, वो ले आओ। उसमें तो सैकड़ों बातें हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी बताई, वो भी है रहस्य। और एक पुस्तक है प्राणायाम रहस्य, वो भी है। हाँ, प्राणायाम रहस्य से ये पता चलेगा कि प्राणायाम से कौन कौन बीमारी ठीक हो रही है। जड़ी बूटी रहस्य से ये पता चलेगा कि कौन कौन बीमारी जड़ी बूटी है। और इन सबका एकमात्र उपाय है याद शक्ति बढ़ाओ। एक प्रश्न और है, ये जितने भी वैकल्पिक व्यवस्था है, साइलेंट किलर है, इसका मूल रूट का सॉल्यूशन साइलेंट हीलर। हाँ, वो तो है। आप सिर्फ इतना करो, अपनी याद शक्ति बढ़ाओ, स्मरण शक्ति। अब स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए 1-2 उपाय बताओ। रोज को प्राणायाम करो, स्मरण शक्ति बढ़े। गाय का घी नाक में डालो, स्मरण शक्ति और ज्यादा बढ़े। रोज चूना खाओ दही में डाल के, स्मरण शक्ति बहुत बढ़े। 3 काम करो। मांसपेशी हड्डी ज्यादा करना, मांसपेशी हड्डियों का दर्द तो दूध घी और हल्दी मिला के पियो, उसमें मेथी। अब बच्चे कुछ पूछे, पूछो। लंबाई बढ़ानी है, किसको बढ़ानी है? अब बच्चे लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करें, सुनो। सवेरे 5 बजे सो के उठो, 5 बजे बता, 5 बजे उठना। तुम्हारे घर में आस्था टीवी आता है, उसको चालू करो। उसमें एक बाबा जी आते हैं रामदेव, वो जो सिखाते हैं वो करना। एक काम क्या बढ़ेगा, लंबाई। दूसरा चूना खाना है, थोड़ा सा चूना, दही है ना दही, उसमें गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के रोज खाएं। जो बच्चे चूना खाएंगे सबकी लंबाई बढ़ेगी, और जो बच्चे चूना खाएंगे चश्मा सबका उतर जाएगा। जो बच्चे चूना खाएंगे सबके बाल काले रहेंगे। जो बच्चे चूना खाएंगे सब बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। नहीं हो गया अगर दही में मिला के खाना, सीधे चाटोगे चूना तो छाले हो जाएंगे। दही में मिला के खाओ, अच्छे होने वाले। ठीक है, याद हो गया।
अब मैं और एक दो तीन बातें बताता हूँ सबके लिए, बच्चों के भी, बड़ों के लिए। मैंने इतनी सब बातें बताई हैं, ये तो बीमारियों का इलाज करना है। अब मैं कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं कि बीमारी आए ही नहीं, ऐसा भी कुछ करना। तो बीमारी कब नहीं आएगी, आप कुछ नियम का पालन करो अपने जीवन में। हमारे भारत में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र है। आयुर्वेद चिकित्सा अकेली चिकित्सा है पूरी दुनिया में जो हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना सिखाता है, बीमार ही कोई ना पड़े, इसके लिए आयुर्वेद। तो आयुर्वेद चिकित्सा में कुछ नियम है, उनका जो भी पालन करेगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। क्या नियम है? 7,000 नियम है आयुर्वेद चिकित्सा। 7,000 नियम पालन करना तो किसी के बस का नहीं। उन 7,000 में से मैंने छांट के 4 नियम निकाले, 4, और इसमें मुझे 12 साल लगे। क्यों लगे? क्योंकि वो एक एक नियम का पालन मैंने खुद किया अपने, और फिर मैंने देखा कि ये 4 नियम बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति। वो आपको बता, वो चारों आपको याद हो जाएंगे आज। पहला नियम है आयुर्वेद में ये कहा गया कि वात, पित्त और कफ तीनों अगर आपके संतुलित हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी भी जिंदगी में रोग नहीं आए। इसका माने वात, पित्त, कफ को ठीक रखना, ये एक मात्र काम है। तो वात, पित्त, कफ ठीक रखने के लिए पहला नियम है खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। ये पहला नियम, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। कब तक? हाँ, कब तक? अब ये समझ लें, खाना खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना? क्योंकि आप तो कहोगे हम तो पानी ही पीते हैं खाने के बाद, लोटा भर के पीते हैं। कई लोग खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। आयुर्वेद कहता पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीना? जो कुछ खाना हम खाते हैं वो खाना सब पेट में इकट्ठा होता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है, उसको कहते हैं जठर। जठर हिंदी में कहते हैं आमाशय, अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रिक। तो जठर नाम का एक स्थान, आमाशय नाम का स्थान, सारा खाना वहां इकट्ठा होता है। इस स्थान में आग जलती है, अग्नि, उसको कहते हैं जठर अग्नि, जठराग्नि। ये जो अग्नि है ना वो खाने को पचाती है। जैसे हमारे रसोई घर में अग्नि है ना, उस पर दूध रखते हैं और चावल डालें तो खीर बनती है, और अगर अग्नि ना हो तो खीर बनेगी। ऐसे ही पेट में हम कितना भी अच्छा खाना खाएं, अगर अग्नि नहीं है तो खाना पच नहीं सकता। खाना फालतू काम है, खाने को पचाना महत्व का। तो खाना खाया, अब ये पचना चाहिए, पचने में अग्नि की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं अग्नि अपने आप जल जाती है। जब अग्नि जलती है तभी आप पानी पीते हो, और खूब ठंडा पानी पी लेते हैं तो अग्नि बुझ जाती है, शांत। अब अग्नि अगर शांत हो गई तो खाना नहीं बचेगा, तो फिर खाना सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना विष पैदा करेगा, और उस विष में से 103 रोग आएंगे आपकी जिंदगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है खाने के बाद पानी मत पियो। अब आप बोलोगे कब तक ना पिए? जब आप खाना खाते हैं, खाने को पचाने के लिए अग्नि जलती है, ये अग्नि लगभग 1 से 1.5 घंटे जलती है। तो 1 से 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना। 10 बजे खाना खाया, 11:30 बजे पानी पीना। 11 बजे खाना खाया, 12:30 को पानी कौन सा? समझ में आ गई ना? एक बात समझ में, खाने के कितनी देर बाद पानी पिएंगे? अब आप ये पूछो खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कुछ और पी सकते हैं? खाने के बाद एक तो पी सकते हैं लस्सी, छाछ, मट्ठा, तक्रम, मज्जिगे,
ये सब एक ही नाम है। दही में पानी मिला के रई चला के जो बनाते हैं, ये खाने के बाद पी सकते हैं। एक दूसरी चीज पी सकते हैं, दूध खाने के तुरंत बाद। और तीसरी चीज पी सकते हैं, जूस, फलों का रस खाने के तुरंत बाद। तो या तो जूस पियो खाने के बाद, या तो मट्ठा पियो, छाछ पियो, नहीं तो दूध पियो। पानी 1.5 घंटे बाद। ठीक है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जूस में तो पानी है, लस्सी में भी पानी है और दूध में भी पानी है, तो आयुर्वेद एक तरफ तो कहता है कि पानी मत पियो और दूसरी तरफ वही आयुर्वेद कह रहा है जूस पियो। ये क्या चक्कर है? बात ऐसी है कि पानी जब अकेला होता है तो पानी के अपने गुण उसमें रहते हैं। पानी जब किसी चीज में मिला दिया जाता है तो फिर वो पानी नहीं रहता। जिस चीज में आपने पानी मिलाया, पानी उसी के गुण धारण करते हैं। आपने लस्सी बनाई तो पानी किस में मिलाया? दही में। तो अब पानी में सारे गुण दही वाले आ गए। आपने दूध में पानी मिलाया तो पानी के गुण सारे दूध वाले हो। आपने जूस में पानी मिलाया तो सारे फल के गुण पानी में आ गए। तो जूस पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी 1.5 घंटे बाद। अब जूस पीना हो तो सुबह सुबह पीना चाहिए हमेशा। आयुर्वेद ने कहा जूस पीने का समय सवेरे, माने नाश्ते के बाद। लस्सी और छाछ हमेशा पीनी चाहिए दोपहर को, लंच के बाद, और दूध पीना चाहिए रात को, डिनर। क्यों? दूध हमें पीना है तो दूध पचाना पड़ेगा। दूध पचाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए शरीर में वो रात में ही ज्यादा होते हैं। जूस पचाने वाले एंजाइम्स सवेरे ज्यादा होते हैं और दही वाले दोपहर में। इसलिए दही दोपहर में, लस्सी दोपहर में, छाछ दोपहर में, दूध रात में, जूस सब। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये नियम का पालन करेंगे। जो इस नियम का पालन करेगा वो बीमारी नहीं पड़ेगा। मैं 20 साल से इस नियम का पालन कर रहा हूं, 20 साल हो गए, और पिछले 20 साल में एक दिन भी मैं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं था। स्वामी जी इस नियम का पालन अपने विद्यार्थी जीवन से करते। मैंने एक बार स्वामी जी को पूछा था, आप इस नियम को कब से जानते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं जब गुरुकुल में पढ़ने गया था तब से। अब गुरुकुल में जब वो गए थे 7-8 साल की उम्र, तब से वो इस नियम का पालन करते और बीमार नहीं पड़ते। इस नियम का पालन सभी जानवर करते हैं, सभी पक्षी इस नियम का पालन करते हैं। गाय को देखो, खाना खाती है, खाने के बाद पानी नहीं पीती, खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद पानी पीती। भैंस भी खाने के 2-2.5 घंटे बाद पानी पीती। बैल भी ऐसा ही करता है, पक्षी भी ऐसा ही करते हैं। पक्षी खाना सुबह खाते हैं, पानी दोपहर खाते हैं। इसलिए सारे पशु पक्षी स्वस्थ रहते हैं। हमें भी ये नियम पालन करना चाहिए। हाँ, खाना खाते खाते पानी तब पीना चाहिए जब खाना गले में फंस जाए तो, नहीं तो नहीं। अगर गले में खाना नहीं फंसा तो नहीं पीना। खाने को अपना समझ के खाना। हाँ, तो नियम ध्यान में आया? करोगे सब? समझ में आया? अपनी माँ को बताओगे ये नियम, पिताजी को बताइए। अब दूसरा नियम, दूसरा नियम आयुर्वेद का है कि पानी को जब भी पीना, घूंट घूंट भर के पीना। एक घूंट पानी पिया, थोड़ी देर में एक घूंट पानी पिया, फिर एक घूंट पानी पिया, फिर ऐसे पानी, जैसे गर्म दूध पीते हैं ना, ऐसे पानी पीते, गर्म चाय पीते हैं, ऐसे पानी पीते। एक साथ बैठाकर पानी नहीं पीते। क्यों? कारण बताओ। कारण उसका ये है कि जब हम घूट घूट पानी पीते हैं तो लार जो है मुंह में लार,
ये ज्यादा अंदर जाती है पानी के साथ। और मुंह की लार जो है ना, ये क्षारीय है, एल्कलाइन, और पेट में हमारे अम्ल बनता है। तो ये क्षार और अम्ल पेट का दोनों मिले तो एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि बार बार मुंह की लार पेट में जाए तो पेट का अम्ल शांत रहता है, और जिनके पेट का अम्ल शांत होता है उनकी जिंदगी में 140 रोग कभी नहीं आते। अम्ल पेट का बढ़ेगा तो 140 रोग होते, अम्ल ना बढ़े तो एक भी रोग नहीं। ये जो मोटापा है ना, पेट के अम्ल बढ़ने से शुरू होता है। डायबिटीज पेट के अम्ल बढ़ने से शुरू होती है। अर्थराइटिस पेट के अम्ल बढ़ने से शुरू होती है। हार्ट अटैक पेट के अम्ल बढ़ने से शुरू होता है। सब बीमारियां इनसे शुरू होती है। 99% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, और पेट में अम्लता होनी नहीं चाहिए। पेट क्षारीय रहना चाहिए, हमेशा एल्कलाइन रहना चाहिए, और वो रहने के लिए लार मुंह में है तो पानी के साथ पीते रहो थोड़ा थोड़ा, ताकि पेट शांत हो। बट टू अगेन टू बता, ये दूसरा नियम समझ में आया? बच्चों को समझ में आया? कैसे पानी पिएंगे? घूट घूट, घटाघट नहीं पिए। एक घूट पिएंगे, थोड़ी देर को पिएंगे, फिर एक घूट पिएंगे, फिर तो पिएंगे। आपने देखा चिड़िया कैसे पानी पीती? चिड़िया चोंच पानी में डालती है, एक बूंद पानी की लेती है, बस एक बूंद, फिर चोंच को ऐसे ऐसे चलाती है, फिर पूरा पीती है, फिर दूसरी बूंद लेती है, फिर चोंच चलाती है, फिर पीती है, फिर तीसरी बूंद लेती है, ऐसे पानी पीती है चिड़िया। किसी चिड़िया को देखा जो मोटी हो, हैवी हो, जिसकी तोड़ बाहर निकली? एक भी चिड़िया नहीं, क्योंकि पानी घूट घूट के। कुत्ते को देखो कैसे पानी पीता है, चाट चाट, है ना, वो भी घूट घूट पानी पीता है, चाट। बिल्ली कैसे पानी पीती है? चाट चाट। सारे जानवर, सारे पक्षी पानी को घूट घूट पीते हैं, हम भी ऐसे ही पिए। ठीक है, याद हो गया? दो नियम। तीसरा नियम है, सुबह उठो तो सबसे पहले पानी पियो। सुबह उठते ही मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, दांत साफ नहीं करना, पानी पियो। रात को मुंह साफ करके सोना, उठते ही पानी। कितना? कम से कम 1 गिलास। कैसे पिएंगे? घूट घूट। क्या फायदा इसका? रात को हम सो गए, मुंह में लार जमा हो गई, सब उठते ही पानी पिएंगे, सब लार अंदर चली जाए। और सुबह की लार सबसे ज्यादा कीमती होती है। इसकी कीमत पता है कितनी? मुझे तो अभी थोड़े दिन पहले पता चला, अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी ये मुंह की लार को पैकेट में बंद करके बेचती है। हाँ, मुंह की लार छोटे छोटे पैकेट में बंद करके बेचती है। जैसे अपने यहाँ शैम्पू बिकता है, शैम्पू, ऐसे अमेरिका में मुंह की लार के पैकेट है, और 10 मिलीग्राम का पैकेट 10,000 रुपए। इतना में मैंने उस कंपनी को पूछा, ये लार तुम लाते कहां से? तो उसने कहा इसकी कोई मशीन तो है नहीं। तो उन्होंने कहा हमारी कंपनी के जो कर्मचारी हैं इनको सवेरे सवेरे थूकने को बोलते हैं, तो एक टब में वो थूक देते हैं, उसको पैकेट में भर देते हैं, और एक पैकेट 10,000 का बिकता है। मैं पूछा उनको कौन खरीदता है ये पैकेट? तो उन्होंने कहा कि जो लोगों को मुंह में लार नहीं बनती है वो खरीदें। तो मुंह में लार किसको नहीं बनती? तब उन्होंने कहा जिनको कैंसर हो जाता है, और कैंसर की चौथी अवस्था जब आ जाती है शरीर में, तो लार बनना बंद हो जाता है। तो कैंसर के मरीजों को वो बेची जाएगी। कैंसर के मरीज उस पैकेट को मुंह में निचोड़ते हैं, थोड़ी लार जाती है, सब कुछ खा पाते हैं, नहीं तो खा ही नहीं सकते। और अमेरिका में कैंसर बहुत होता है, तो उनका धंधा बहुत छोटा, 10,000 रुपए का पैकेट। अब मुझे उसी दिन से ये प्रूफ होता है
कि हम ये लार को फोकट में थूकते हैं। तंबाकू में बर्बाद कुछ तंबाकू खा के थूकते हैं, गुटखा खा के थूकते हैं, ऐसे भी थूकते हैं और सुबह सुबह तो जरूर थूकते हैं। जबकि सुबह की लार सबसे ज्यादा कीमती, मत थूको, 10,000 का नुकसान है। एक बार थूकोगे 10,000 रुपए का नुकसान हो। और मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है, मनुष्य को छोड़कर कोई भी जानवर और चिड़िया थूकता नहीं। मनुष्य है जो थू थू मचाए। एक तो गंदगी फैलाता है, सड़क खराब करता है, दीवार खराब करता है और ऊपर से 10-10 हजार का नुकसान करता है हर बात करती है। ये जो लार है ना, ये थूकने के लिए नहीं बनाई भगवान, ये अंदर से जाने के लिए। समझ गए? थूकना नहीं। जब भी मुंह में थूक आए उसको अंदर ले जाना, बाहर नहीं थूक। एक बार एक बहुत बड़े जैन संत का मैं प्रवचन सुन रहा था। उनका नाम है आचार्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज, श्वेतांबर समाज के बहुत बड़े संत, गुजरात। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो वैसे सभी संतों का सम्मान करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो एक बार सुना रहे थे अपने प्रवचन कि सवेरे सवेरे थूकना बहुत बड़ी हिंसा है। तो जैन लोगों को बोल रहे थे कि हिंसा मत करो, तो सुबह मत थूको जमीन पे। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि ये हिंसा कैसे है? तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम है बता, मेरा काम प्रवचन है। जो शास्त्र में लिखा है मैंने वो कह दिया, अब तुम ढूंढो, मैं क्यों ढूंढू? तुम्हारे दिमाग में सवाल आया, ढूंढो। तो मैंने ढूंढा कि ये हिंसा कैसे। तब मैंने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया। सवेरे सवेरे कुछ चींटियां जा रही थी, मैंने उनके ऊपर थूक दी, सब चींटी मर गई, सब मर गई। तब मैंने समझा कि क्यों मर गई। तो मैंने दूसरे दिन मेरा थूक सवेरे का लिया और pH मीटर से उसको टेस्ट किया, तो हाईली एल्कलाइन था, बहुत ज्यादा क्षारीय था। और ज्यादा क्षारीय चीज से सब जीव मर जाते हैं। तब मेरे समझ में आया कि जैन शास्त्र में ये बात क्यों लिखी गई कि थूकना नहीं सुधर, नहीं तो पाप करता है, हिंसा है, क्योंकि जीव मर जाते हैं। अब ये बात को धर्म में पाप से जोड़ दिया, पुण्य से जोड़ दिया है। तो ये शरीर के स्वास्थ्य की बात है कि सुबह थूकोगे नुकसान तो आपका है। अब वो नुकसान हमें समझ में कम आता है, पाप पुण्य ज्यादा समझ में आता है। तो हमने कह दिया पाप होता है, तो लोगों ने सोच लिया कि पाप होता है। पाप वो वास्तव में हमारे नुकसान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह धूप हो गई, ये लार निकल गई, तो इसकी तो कीमत 10,000 की है। और आजकल हमको अर्थ की बात जल्दी समझ में आती है, इसलिए मैंने कहा 10,000 का नुकसान मत करो, ये अंदर लेके जाओ, क्योंकि ये बहुत शारीरिक है। और अंदर ले जाने का सबसे आसान तरीका है सुबह उठते ही पानी पीना, सब लार अंदर से। अब पानी कैसा पिए? सर्दियों में गुनगुना पानी पियो और गर्मियों में सादा पानी, ठंडा मत पियो। हमेशा या तो गुनगुना पानी, नहीं तो सादा। तो 3 नियम हो गए, याद हो गए? पहला नियम खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए। दूसरा नियम पानी घूट पिए। तीसरा नियम सुबह उठते ही पानी पिए। फिर उसके बाद टॉयलेट में जाए, पहले पानी पिए, बाद में टॉयलेट। समझ गए? माँ को बताओगे, पिताजी को भी? चलो अब आखिरी नियम चौथा नियम आयुर्वेद का है। बोलिए कि कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी कभी भी ना पिए। कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी ना पिए। अब ठंडा पानी माने बर्फ डाला हुआ पानी ना पिए। ठंडा पानी माने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी ना पिए। रेफ्रिजरेटर का पानी बहुत ठंडा है। ठंडे पानी की परिभाषा क्या है?
जिस पानी का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वो पानी ठंडा, वो ना। अब फ्रिज का पानी अगर आप नापो तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, बर्फ का पानी नापो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी नहीं। तो मटके का पानी पीना, मिट्टी के घड़े का, उसका तापमान 35 डिग्री के आसपास है और इतना ही तापमान हमारे शरीर का। तो घड़े का पानी पी सकते हैं, बर्फ का नहीं। और बर्फ के साथ फ्रिज का पानी, समझ में आया? अब क्यों नहीं पीना ठंडा पानी? बात ऐसी है कि हमारा पेट गर्म है ना, और पानी ठंडा है, तो गर्म पेट में ठंडा पानी डालो तो झगड़ा होने वाला है। या तो पेट पानी को गर्म करेगा या पानी पेट को ठंडा करेगा। अगर पानी ने पेट ठंडा कर दिया तो शरीर ठंडा होने में 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि पेट ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, मस्तिष्क ठंडा होगा, पूरा शरीर ठंडा होगा, राम नाम सत्य हो जाएंगे। और ठंडा शरीर हो गया ना तो घर के बाहर निकाल के फेंक देंगे और ले जाके जला देंगे। इसलिए शरीर ठंडा नहीं करना, शरीर गर्म रहना ही चाहिए। तो इसलिए गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। अब बच्चों को एक बात और समझा, अमेरिका में है ना, अमेरिका में जो बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो बहुत ठंडा पानी पीते हैं। कितना ठंडा? पानी को फ्रिज में रखते हैं, 5-6 दिन ठंडा होता है, फिर उसमें बर्फ डालते हैं, फिर पीते हैं। तो अमरीकियों को एक बड़ी भारी समस्या है। उनकी समस्या क्या है? जब बहुत ठंडा पानी आप पेट में डालेंगे ना तो पानी पेट को गर्म, पेट पानी को गर्म करेगा, तो पेट को पानी गर्म करने के लिए खून की जरूरत पड़ती है। तो सारे शरीर का खून पेट में आता है पानी गर्म करने। तो हमारे पेट में एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत। बड़ी आंत का खून सबसे पहले आता है पानी गर्म करने। तो बड़ी आंत ऐसे होती है, खुले हुए पाइप के जैसे। जब इसका खून निकल के पेट में आ जाता है तो ये बंद हो जाए, सिकुड़ जाए। तो अमेरिका में जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, उनकी बड़ी आंत ऐसे बंद हो जाए। और ये जो बड़ी आंत है ना, इसी में से मल निकलता है, इसी में से टट्टी निकलती है। और ये अगर बंद हो गई, अमेरिकी लोग बताए क्या करते हैं? सवेरे सवेरे संडास घर में जाते हैं, 2-2 घंटे बैठे हैं, क्योंकि उनके एक्टिव तो पूछता हूं कि तुम 2 घंटे क्या करते हो संडास? तो कहते हैं हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं। मैं पूछता हूँ न्यूज पेपर क्यों पढ़ना? तो कहते हैं कंटिन्यू करके 2 घंटे करना पड़ता। और फिर वो लोग कहते हैं ना हमको बड़ा जोर लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं होता। और पता है कुछ अमरीकी तो जब बहुत परेशान हो जाते हैं ना तो गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी है। और ज्यादा दुखी होते हैं ना तो दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आजा अब मैं आप बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ, तुम भी चाहते हो ऐसा हो? ठंडा पानी पियोगे? फ्रिज का पानी पियोगे? बर्फ का पानी? कोई मुफ्त में पिलाएगा तो पियोगे? पक्का? हाथ उठाओ, कोई नहीं पिए। देखो हाथ नहीं। अब ठंडा पानी तो पीना है, क्योंकि गड़बड़। एक चीज और भी बहुत ठंडी है, वो भी नहीं खाना, आइसक्रीम। अच्छा ये बताओ, आइसक्रीम ठंडी है कि गर्म? आइसक्रीम खाने से पहले सोच क्या समस्या आएगी? बड़ी आंख बंद हो जाएगी, फिर सवेरे इसलिए आइसक्रीम नहीं खाना, पक्का? और ये भी नहीं खाना कुल्फी, वो भी बहुत ठंडी।
और वो नहीं पीना बोतल का पानी, पेप्सी कोला, कोका कोला, वो भी ठंडा होता। क्यों? जब सर्दी आ जाएगी तो गुनगुना पानी, समझ गए? याद रहेगा। बस ये 4 नियम का पालन जो भी करेगा जिंदगी भर निरोगी रहेगा। मैंने ये करके देखा 20 साल, इतना बढ़िया परिणाम आता है। किसी भी चिकित्सा पद्धति में ये नहीं, ये सिर्फ भारत में है आयुर्वेद। और ये नियम पता है किसने बनाए? एक बहुत महान व्यक्ति हुए, उनका नाम था महर्षि बाघभट्ट, उन्होंने बताया। एक थे महर्षि चरक, एक थे महर्षि शुक्र, एक हुए महर्षि बाघभट्ट, उनके बनाए हुए हैं। और ऐसे 7,000 नियम मैंने आपको 4 बताया। वैसे वो 7,000 भी बता सकता, लेकिन उसमें 15-20 दिन लगता है। और रोज 6 घंटे बता, 15-20 दिन तक आते हैं पूरा। आपके पास इतना समय नहीं, मेरे पास भी नहीं, तो इसलिए 4 बताए। इस 4 नियम के 3 उप नियम हैं। उप नियम एक रूल, एक सब रूल, वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि तब बात पूरी होगी। आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त का संतुलित रहे तो पानी खाने के 1.5 घंटे बाद पीना, पानी घूट पीना, सुबह उठते पानी पीना और ठंडा पानी नहीं। इसके साथ 3 बातें और पालन करनी है। वात कभी भी खराब ना हो, इसके लिए तेल हमेशा शुद्ध खाना। तेल, कोई भी तेल खाओ आप, सरसों का तेल खाओ, तिल का तेल खाओ, नारियल का तेल खाओ, मूंगफली का तेल खाओ, शुद्ध तेल, शुद्ध तेल। अब शुद्ध तेल का मतलब क्या? बाजार में जो तेल मिलता है ना डब्बे में, ये शुद्ध नहीं, इसमें मिलावट। मिलावट क्या है? बाजार के सभी तेल में पामोलिन तेल मिलाया जाता है। बिना पामोलिन तेल मिलाए कोई तेल बाजार में मिलता ही नहीं। और ये जो पामोलिन तेल है, ये शरीर को हजम नहीं होता, क्योंकि पामोलिन तेल पे मैंने बहुत रिसर्च किया। इसको हजम होने के लिए शरीर का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तब ये हजम होता है। और शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए ये हजम ही नहीं होता। तो ये तेल फिर खून में मिलता रहता है और फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और फिर हार्ट अटैक आता है। इसलिए बाजार का तेल बंद करो। शुद्ध तेल कहां से लाएंगे? अपनी सरसों लेके जाओ और किसी तेल मिल में से तेल निकलवाते है। सोनगंज में कोई तेल नहीं है तो एक लगा दो। तेल की जो मशीन है ना निकालने वाली, 50,000 रुपए में आती है। कौन बड़ा भारी खर्च है? आपस में 4-5 लोग मिलकर लगा सकते हैं। 10 फीट लंबा कमरा, 10 फीट चौड़ा कमरा, उतने में मशीन लग जाती है। और वो मशीन हर तरह का तेल निकाल देती है, सरसों का, नारियल का, तेल का, सूरजमुखी का, मूंगफली का, सब तरह का तेल निकालती है। बाजार में मिलती है, एक लगवा लो, नहीं तो कोल्हू लगवा लो। तेल का कोल्हू होता था ना पहले, घानी, तेल घानी, वो लगवा लो 100 है। तो बस उसी से निकलवाओ ना तेल। उसके पास जाता था, आधी मिलावट करके देता। सामने निकलवाओ, सामने निकलवाओ, उसकी छाती पर खड़े होकर निकलवाओ, कैसे मिलावट करें। और नहीं तो आप लगा दो, अपना एक घानी लगा दो, तो या तो घानी लगाओ, नहीं तो तेल में शुद्ध तेल खाओ, तो बात कभी भी नहीं बिगड़ेगा। सोयाबीन मत खाना, मत खाना, गलती से भी मत खाना। देखो मैं आपको एक बात कहता हूं, भगवान की पूजा में जो चीज चढ़ाई नहीं जाती वो खाई नहीं जाती। सोयाबीन चढ़ाते हैं भगवान की पूजा में, तो सोयाबीन खाया नहीं जाता। सोयाबीन इसलिए नहीं खाते कि इसका प्रोटीन पचता नहीं। सोयाबीन का प्रोटीन पचाने की ताकत सिर्फ सूअर में है और कोई नहीं पचा सकता। ये सूअर का भोजन है सोयाबीन, ये मत खाओ। तिल का तेल खाओ, नारियल का खाओ, सरसों का खाओ, सूरजमुखी का खाओ, मूंगफली का खाओ,
सब तेल खाओ, सोयाबीन मत। सोयाबीन का तेल भी खराब है, सोयाबीन भी खराब है। फिर आप बोलोगे मध्य प्रदेश में तो यही होती है। ये मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के मूर्खता का दुष्परिणाम है। और आप कहो तो नाम लेके बता, अर्जुन सिंह। उन्होंने एक मूर्खता की है और उसका दुष्परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। ये सोयाबीन यूरोप से आया जब वो यहां मुख्यमंत्री थे, और कुछ कंपनियों ने उनको लालच दिया, ये कैमरा बंद कर दो डबल रिफाइंड तेल, उसमें इतने केमिकल मिला देते हैं कि वो तेल ही नहीं रहता, केमिकल है। और रिफाइंड और डबल रिफाइंड का सारा धंधा अर्जुन सिंह के खानदान वालों का। पूरे पित्त का कभी भी रोग नहीं आएगा। तेल शुद्ध खाओ तो बात का रोग नहीं आएगा, घी शुद्ध खाओ तो पित्त का रोग नहीं। ठीक है। और तीसरी और आखिरी बात कि गुड़ खाना चीनी बंद कर देंगे। ये जो चीनी है ना, ये बहुत खतरनाक है। चीनी घर में से निकालो, गुड़ ले आओ, शहद खाओ, गुड़ खाओ, चीनी बंद। चीनी सबसे ज्यादा रोग लाने वाली एक वस्तु है जो ये चीनी एक सरल उदाहरण से समझा। आप खाना खाओ और खाने के पीछे थोड़ा सा गुड़ खा, कितना 1 ग्राम, तो जितना खाना आपने खाया ये 1 ग्राम गुड़ उसको पचा देगा 4 घंटे में ही। अब आप खाना खाओ और आधी चम्मच चीनी खाओ, तो ये आधी चम्मच चीनी उस खाने को 8 घंटे तक पचने नहीं देती। इतनी खतरनाक। और मैंने इसके जब एक्सपेरिमेंट किए तो मुझे पता चला कि 1 ग्राम गुड़ आधा किलो खाने को पचा देता, लेकिन आधी चम्मच चीनी को पचाने में आधा किलो खाना खर्च हो जाता, फिर भी पचती। इसलिए चीनी हटा दो। चीनी से अच्छा है गुड़, और गुड़ से भी अच्छा है शहद। लेकिन शहद सब लोग नहीं खाते, जैन लोग नहीं खाते, तो वो गुड़ खाए, शहद नहीं खा सकते। चीनी हटाओ, एक तो वैसे भी 50 रुपए किलो, दिमाग खराब क्यों है, महंगी थी, और दूसरा शरीर के लिए बिल्कुल काम के लिए। चीनी में कोई भी प्रोटीन नहीं है, चीनी में कोई भी विटामिन नहीं है, ना विटामिन है ना प्रोटीन है, ना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ना उसमें कोई मिनरल है, ना उसका कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट वैल्यू है। सबसे गंदी चीज है। किसी भी चीज में चीनी मत। हलवा बनाना है गुड़ का बनाओ, खीर बनानी है गुड़ की बनाओ, लड्डू बनाना है गुड़ का बनाओ, कुछ भी बनाओ गुड़ का बनाओ, और गुड़ की ही मिठाई लाया करो। गजब खानी है ना, गुड़ वाली खाओ, चीनी वाली कभी मत खाओ। और गुड़ जब लेके आना ना घर में, तो सफेद वाला मत लाना। ये सफेद गुड़ निर्मा वॉशिंग पाउडर से बनता है। काला काला जो गुड़ आता है, लाल लाल जो है, वो शुद्ध गुड़ जिसमें केमिकल नहीं मिला। तो ये 3 काम करो, गुड़ शुरू करो, चीनी बंद करो, कफ की कोई बीमारी नहीं आई। घी शुद्ध कर दो, पित्त की कोई बीमारी नहीं आई। तेल शुद्ध कर दो, वात की बीमारी नहीं आएगी। जिंदगी भर सुखी रहो। यही काम है भारत स्वाभिमान का। और ये काम करने के लिए हमको चाहिए योग शिक्षक 13,40,000। क्यों चाहिए? हर गांव में भेजना। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको लगता है कि बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन हैं बहुत गहरी। ये लोगों को बतानी है। इनको बताने के लिए गांव गांव भेजना है। इसके लिए 13,40,000 योग शिक्षक चाहिए। आप भी आ जाओ, आपको भी सिखाएंगे ये सब। आप भी गांव गांव जाके बताओ। हमारे योग शिक्षक के शिविर होते हैं, उसमें आप कभी भी आओ। और 7-8 दिन से लेकर 15-20 दिन के शिविर होते हैं, आप उसमें शामिल हो सकते। तो आप पहले योग सीखो, प्राणायाम सीखो, योग साधक बनो,
फिर हम आपको योग शिक्षक बनाएंगे, योग शिक्षक बना के गाँव भेजेंगे प्राणायाम सिखाने के लिए। और ये छोटी छोटी बातें, ये तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बताई है, ऐसी बातें हजारों। और गांव को अगर इन बातों का पता चले तो सब गांव के लोग सुखी हो सकते हैं और 7 लाख करोड़ रुपया जो फालतू बर्बाद हो रहा है इससे बचा सकते। ये अभियान है भारत का। इसी अभियान का एक दूसरा हिस्सा और है। अब वो दूसरा हिस्सा बताना है कि जो बच्चे चाहें तो घर चले जाए। आपकी छुट्टी भर दिन भूखे सोते हैं 37 करोड़, 37 करोड़ भारतवासियों के शरीर पर 2 कपड़े नहीं हैं। नीचे का शरीर ढका है तो ऊपर कपड़ा नहीं, ऊपर का ढका है तो नीचे। और मैंने ये गरीबी अपनी आंखों से देखी। मैं एक बार उड़ीसा गया था, कालाहांडी नाम का एक जगह, तो वहां मेरा व्याख्यान था। मैं गया व्याख्यान देने, तो 3 लोग आए सुनने के लिए। एक मैं था, एक माइक लगाने वाला, एक दलित। ठीक है, तो मैंने उसको पूछा माइक वाले को कि किसको भाषण करूं, कोई तो आया नहीं। उसने कहा मुझे भाषण करो, मैं सुनूं। मैं पूछा बाकी लोग, तो उसने कहा बाकी सब घर में बैठ के सुन रहे। मैं पूछा जो घर में सुन सकते हैं वो सामने भी आ सकते हैं। तो उसने कहा वो सामने इसलिए नहीं आ सकते कि उनके शरीर पर कपड़े नहीं। तब मैंने कहा मुझे उनके घर में ले चलो, तो वो ले गया मुझे। तो सरपंच के घर में मैंने जाके खटखट किया, तो एक बिल्कुल टूटा फूटा झोपड़ी जैसा घर। जब खटखट किया तो सरपंच की पत्नी बाहर आई, तो उसके शरीर पर ऊपर तो कोई कपड़ा नहीं, नीचे उसने फटा हुआ तौलिया लपेटा हुआ था, वो पूरा नहीं था। फिर मैंने कहा आप अंदर जाओ, उसने पति को भेजा। तो जब पति उसका बाहर आया तो वही फटा हुआ तौलिया लपेट के आया जिसको पत्नी लपेटते हैं। इतनी गरीबी भारत में है, 37 करोड़ लोगों की ये गरीबी। अब हमारे देश में समस्या ये गरीबी की इतनी भयंकर हो गई है कि अगर इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो भारत देश तो महान नहीं हो सकता। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये गरीबी इतनी क्यों है। मेरे मन में भी आता है क्योंकि हम भारत सरकार को गरीबी दूर करने के लिए ही टैक्स देते हैं हर साल। हर भारतवासी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ का टैक्स देता है। सब भारतवासी, हम उनको इनकम टैक्स देते हैं, हम उनको कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, सेंट्रल एक्साइज का टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स देते हैं, ऑक्ट्रॉय टैक्स देते हैं, एंट्री टैक्स देते हैं, एक्सिट टैक्स देते हैं। सब तरह के टैक्स मिलाकर हम 20 लाख करोड़ रुपए सरकार को दे देंगे। क्या करने के लिए? गरीबी दूर करने। और गरीबी है कि बढ़ती ही जाती, कम नहीं। जब हम आजाद हुए तब हमारे देश में 4 करोड़ लोग गरीब थे 1947। अब हमारे देश में 84 करोड़ गरीब है। और गरीबी दूर करने के लिए 17 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शासन चलाया, लेकिन गरीबी नहीं दूर हुई। 14 साल श्रीमती इंदिरा गांधी ने शासन चलाया और उनका नारा था गरीबी हटाओ, तो भी गरीबी नहीं हटी। 5 साल राजीव गांधी ने चलाया, फिर 5 साल नरसिम्हा राव ने चलाया, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया, इंद्र कुमार गुजराल ने 2 साल चलाया, देवेगौड़ा ने 18 महीने चलाया और अब मनमोहन सिंह को 8 साल होने जा रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री रात दिन लगे हैं गरीबी हटाने में, लेकिन गरीबी नहीं हटती। चक्कर क्या है? मामला ये है कि गरीबी हटाने के लिए आप जो टैक्स देते हो, इस टैक्स में से ये सारे नेता पैसा खा रहे हैं। राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी है, उसने एक दिन कहा लोकसभा में कि मेरे पिताजी के जमाने में
1 रुपए में से 15 पैसा गरीबों को मिलता था। अब मेरे जमाने में 1 रुपए में से 8 पैसा ही मिलता था। 92 पैसा लूटता है। कौन लूटता है? नेता लूटते हैं, अधिकारी लूटते हैं, कर्मचारी लूटते हैं। 3 स्तर पर पैसा लूटता है। नेता कैसे लूटते हैं? एक उदाहरण बताता हूं। मधु कोड़ा नाम का एक नेता है झारखंड, 2 साल वो मुख्यमंत्री कर हुआ झारखंड का। और झारखंड भारत का बहुत गरीब राज्य है, सबसे गरीब राज्य। वहां 2 साल वो मुख्यमंत्री रह लिया और 2 साल में उसने 5,000 करोड़ लूट सकता है। तो सबसे अमीर राज्य में 10 साल जो मुख्यमंत्री रह लिए, उन्होंने 50,000 करोड़ को लूट ही हो। इसलिए गुस्सा आता है मुझे भारत के नेता। अर्जुन सिंह उन्हीं में से एक दो में 80,000, कोई 10 साल मुख्यमंत्री रहा, कोई 10 साल प्रधानमंत्री रहा, कोई 10 साल गृह मंत्री रहा, कोई 10 साल वाणिज्य मंत्री रहा, कोई 10 साल राज्यपाल रहा। ऐसे 80,000 लोग सब लूट के खा रहे। और ये साल में कितना लूटते हैं? राजीव गांधी खुद कहते थे कि 20 लाख करोड़ का जो टैक्स आता है, इसमें से 17 लाख करोड़ लूट मेरा हमारे नेता लाखों करोड़ों की संपत्ति लेते हैं। और हमने नेताओं के बारे में बहुत जानकारियां इकट्ठी की हैं। तो पता चला 20-25 साल पहले इन नेताओं के घर में कुछ नहीं था, उनकी साइकिल नहीं थी, और आज उनकी संपत्ति होगा। तो अगर इन नेताओं को और अधिकारियों को ऐसे ही लूटने देंगे तो सारा देश को खत्म हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा इस देश को 250 साल। अंग्रेजों से पहले पुर्तगालियों ने लूटा इस देश को, पुर्तगालियों से पहले फ्रांसीसियों ने लूटा, उसके पहले मुगलों ने लूटा, और 1000 साल से ये लूटी रहा। और ऐसे ही आगे लूटेगा तो फिर क्या होगा? गरीबी और बढ़ेगी, बेकारी और बढ़ेगी, भुखमरी और बढ़ेगी, किसानों को तकलीफें और ज्यादा होंगी। जब किसानों के विकास का पैसा किसानों को नहीं मिलेगा तो तकलीफ होगी। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया, संकल्प तो थोड़ा तकलीफ वाला है लेकिन ले लिया। और वो संकल्प ये लिया है कि ये जो भ्रष्टाचार और लूटखोरी है, इसको बंद करना है पूरे देश। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 80,000 नेताओं से टक्कर लेनी पड़ेगी जो लूट रहे हैं। तो हमने तय कर लिया कि टक्कर लेंगे, और वो टक्कर लेने के लिए हमने संगठन बनाया अपना, जिसका नाम है भारत सरकार। आप बोलेंगे क्या करना है? 2 काम करना। पहला काम ये करना है कि जो लूटा हुआ पैसा इन्होंने विदेशी बैंकों में रख दिया, उसको वापस लाना है और उस पैसे से गरीबों की गरीबी मिटाना, बेरोजगारी खत्म करना, भुखमरी खत्म करना। आपके मन में एक सवाल आएगा कि जो पैसा नेताओं में लूटा था वो वापस आ सकता है क्या है? किसके खाते हैं, कितने खाते हैं, कितना पैसा? वो जानकारी लेके सब सुप्रीम कोर्ट में देंगी। 6 महीने का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 6 महीने में जानकारी दो। तो सरकार हो सकता है 6 महीने में बताए, हो सकता है ना नहीं बताए। वो कहेंगे और 6 बहस जब होगी तो ये टीवी पर आएगी लाइव, क्योंकि ऐसी जो गंभीर बहस होती है ना लाइव टेलीकास्ट में, तो आप टीवी खोल के देखना आपका सांसद क्या है, आपका भी कोई सांसद है ना, उसको देखना विरोध कर रहा है या समर्थन कर रहा है। समर्थन कर रहा है तो ईमानदार है, विरोध कर रहा है तो ईमानदार ये भी। हमारी भी तैयारी क्या है कि जो जो सांसद विरोध करेंगे इनके हम फोटो खींचने वाले हैं, लोकसभा टीवी से निकालेंगे, अपना कैमरामैन भेजने की हमें जरूरत है, और इन सांसदों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाने का। उन सांसदों की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमने निकाली
ये राजनीति में कब आया? राजनीति में आने के पहले क्या करता था? कोई सब्जी बेचता था, कोई टिकट ब्लैक करता था सिनेमा में, कोई जो है गुंडागर्दी करता था, कोई किसी की जेब काटता था, कोई जेब कतरा था। ऐसे ही है हमारे ज्यादातर सांसद। 170 सांसद ऐसे हैं जिनको सांसद कहने में शर्म आती है। जेब कतरे, बलात्कारी, हत्यारे, मार देने वाले, मर्डर कर रखे, ऐसे लोग सांसद। तो इनकी सारी हिस्ट्री निकाल रखी है और हिस्ट्री में ये भी निकाला है कि 20-25 साल पहले ये आदमी जब राजनीति में आया तो इसके पास पैसे कितने थे, घर में खाने को था कि नहीं था, साइकिल थी कि नहीं थी, कार थी कि नहीं थी, इसके पास अपना घर था। और आज इसके पास क्या क्या है वो सब हमने तैयारी कर रही है। और एक ही नहीं 80,000, उसमें बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, जनता दल के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, सबके। तो अगर ये विरोध करेंगे तो हमारा फिर अगला अभियान चलेगा और इन लोगों का हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। फिर नए लोग चुनकर आएंगे और जो नए लोग चुनकर आएंगे वो संसद में जाकर कानून बनाएंगे और वो कानून 1 मिनट में बनेगा कि विदेशी बैंकों में जितना काला धन है वो राष्ट्र की संपत्ति है। और हमने 2014 का संकल्प किया कि 2014 में लोकसभा का चुनाव आएगा, उस चुनाव में हम लोगों के बीच जाएंगे और ये सब बात रखते हैं और लोगों के सामने ये हम कहने वाले हैं कि आपके सामने है, आप तय करो, इनको दोबारा चुनकर भेजोगे या नए लोगों को चुनकर भेजोगे। लोग तो अभी कहते हैं कि हमको ईमानदार लोग हम दे दो, हम चुन के भेजेंगे। तो उन ईमानदार लोगों की खोज पूरे देश में से भारत स्वाभिमान कर रहा है और उन ईमानदार लोगों को इकट्ठा करने का काम हम कर रहे हैं। और ऐसा मानना है पूरे देश में हमारा कि ईमानदार लोग अभी खत्म नहीं हो गए, अभी भी जिंदा है, बस उनको घर में से निकालने की जरूरत है। अभी माहौल खराब है तो बेईमान लोग सब बाहर निकले हुए हैं, ईमानदार लोग घरों में बैठे हुए हैं। हमें माहौल बदलना है, ईमानदारों को घरों से बाहर निकालना। वो किसान हो सकते हैं, वो मजदूर हो सकते हैं, वो कारीगर हो सकते हैं, वो अध्यापक हो सकते हैं, वो इंजीनियर हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, वो एडवोकेट हो सकते हैं, कोई भी हो, हमें उनको निकालना है बाहर। और हमारा ये हिसाब है कि देश में 99% लोग अभी भी ईमानदार हैं, सिर्फ 1% बेईमान। 1.5-2 करोड़ लोग हैं जो बेईमानी में डूबे हैं। सारा देश बेईमान नहीं, सारा देश को मजबूरी में अपना जीवन बिता रहा है। तो ईमानदारों को अगर हमने इकट्ठा कर दिया तो बेईमानों की ताकत क्या? बेईमानों की ताकत तब तक है जब तक बेईमान लोग एकत्रित हैं, संगठित हैं। जिस दिन ईमानदार लोग संगठित हो जाएंगे, बेईमानों की तो घर में घुसने को जगह नहीं होगी। ये हम अगले 4 साल में करेंगे और ये 4 साल में करके संसद से कानून बनवाने वाले हैं और 258 लाख करोड़ है। इस 258 लाख करोड़ को वापस लाने का और एक रास्ता है। अमेरिका नाम के देश में अभी एक कानून बना है। बराक ओबामा राष्ट्रपति जब बना तो उसने अपनी संसद में यही प्रस्ताव पारित करा कि अमेरिका में जितने घोटाले हुए पिछले 250 साल, उन घोटालों में जितना पैसा विदेशों में चला है वो अमेरिका की राष्ट्रीय संपत्ति। और ये कानून उसने पास करा और कानून पास होते ही 21 दिन में अमेरिका को $780 अरब मिला स्विस बैंक से। अमेरिका को $780 अरब मिला, हमारा तो $1500 अरब। और जब बराक ओबामा ने ये काम किया ना, उसी समय हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए हुए थे। तो बराक ओबामा ने अपने प्रधानमंत्री को कहा कि बोलो आपका भी पैसा दिलवाऊं। तो अपने प्रधानमंत्री की जान सूख गई क्योंकि प्रधानमंत्री का हाल इतना खराब कि कैसे कहें हाँ कहें तो सरकार मिलती है क्योंकि उन्हीं के लोग हैं जिनका पैसा, ना कहें तो बेइज्जती होती है।
तो बराक ओबामा से उन्होंने बात पलटने की कोशिश की। बराक ओबामा ने कहा सीधे बात क्यों नहीं करते आपका पैसा दिलवाऊं मैंने मेरा ले लिया, आपका भी दिलवा सकता। प्रधानमंत्री चुपचाप चले। उसके बाद बराक ओबामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं भारत की इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, इसलिए भारत का जितना ब्लैक मनी है वो मैं वापस दिलवाना चाहता हूं, क्योंकि भारत महान देश है, महात्मा गांधी का देश। महात्मा गांधी को बहुत मान करता है। उसके पूरे ऑफिस में एक ही फोटो है महात्मा गांधी की और किसी की फोटो। तो कहता है मेरे गुरु है कहता महात्मा गांधी के देश में तो मुझे मदद करनी, तो बराक ओबामा मदद करने को थे। और बराक ओबामा अकेला नहीं, दुनिया के कई देश और इस मामले में इकट्ठे हो रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि सारे दुनिया के देशों में जहां जहां ये ब्लैक मनी की बैंकें हैं सबको बंद करो। तो यूनाइटेड नेशन में इसके लिए प्रस्ताव आ रहा है, थोड़े दिन में वो यूएन में प्रस्ताव पास होगा और उसके बाद ये सब बैंकें धड़ाधड़ बंद होंगी। तो पैसे कहां जाएंगे? हर एक देश के पैसे वापस आएंगे। अब ये पैसे वापस आएंगे तो इससे आप विकास का काम कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर अमेरिका अपने पैसे ले सकता है तो हम भी ले सकते। बस अंतर इतना है कि अमेरिका को एक बराक ओबामा मिल गया है, भारत को मिल जाएगा। बराक ओबामा हमारे यहां भी कोई हो जाएगा जिसको देश मदद करे और फिर वो कर देगा। बराक ओबामा को सबसे ज्यादा वोट मिले वो इसी मुद्दे पर। काले लोगों ने भी वोट दिया, गोरे लोगों ने भी वोट दिया, क्योंकि अमेरिका के लोग भी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है। जैसे हम परेशान है वैसे वो भी परेशान। एक काला आदमी गोरे लोगों के देश में राष्ट्रपति बन जाए ये तो हैरान करने वाली बात। वो इसलिए राष्ट्रपति बना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी लड़ने का संकल्प। तो हम भी करेंगे संकल्प और हम भी ये पा सकते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़े नेता हुए थे जयप्रकाश नारायण। 1977 में उन्होंने ऐसा ही एक आंदोलन किया। उस आंदोलन में 377 सांसद जीत के आए थे। मालूम, इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हो गई और 2 जगह से हुई। इंदिरा गांधी जो सबसे ताकतवर थी इस देश में, उनकी 2 जगह से जमानत जब्त हुई और 377 सांसद जीत के आए। तो अगर जेपी ये काम कर सकते हैं तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी भी कर सकते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जेपी ये काम कर पाए उससे जल्दी स्वामी जी कर सकते, क्योंकि स्वामी जी सन्यासी हैं, जेपी तो गृहस्थ थे। आपको तो मालूम, उन्होंने तो विवाह किया था, वो तो गृहस्थ थे। कोई गृहस्थ आदमी को भारत के लोग अगर 377 सांसद चुनकर दे सकते हैं तो सन्यासी को क्यों नहीं देंगे? सन्यासी का तो अपना कुछ नहीं होता, उसका तो सब कुछ देश के लिए। तो इसी काम के लिए हमने भारत स्वाभिमान का संगठन बना और 4 साल में हम 5 करोड़ लोगों को मेंबर बनाने वाले हैं इस संगठन में। और 5 करोड़ अगर मेंबर हमारे हो गए, बहुत आसानी से होने वाला है। 13,40,000 योग शिक्षक हैं और एक योग शिक्षक 100 मेंबर बना दे और वो 100 लोग और 100 लोगों को मेंबर बना दें तो हमारे पास आराम से 50 करोड़ मेंबर होंगे। और ये मेंबर हमारी ताकत है। हमने पूरे देश का हिसाब निकाला है कि 50 करोड़ अगर मेंबर हमारे पास हैं देश के, तो संसद की 450 सीटें हमारी होती, इससे कम नहीं। और 450 सीटें अगर संसद की आपके पास है, आप तो चाहें देश का कोई काम कर सकते हैं, संविधान बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं, नियम बदल सकते हैं। इतनी मेजोरिटी है। 450 सीटें संसद में होने का मतलब है भारत के 30 राज्यों में भारत स्वाभिमान की सरकार। ये संकल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं और इस संकल्प में बहुत लोग जुड़ रहे हैं। हमें तो हैरानी है कि 1 साल में हमारा ग्रोथ इतना है जितना किसी मल्टीनेशनल का। और स्वामी जी अब तो खुद जा रहे हैं एक जिले में, 3-3 दिन रहने वाले हैं एक जिले में, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है।
तो ये सब लोग माई के साथ में तो ये काम होगा। और 258 लाख करोड़ आ गया तो इसमें से सबसे पहले 50 लाख करोड़ खर्च करना है गांव के लिए। गांव को रोजगार देना है, गांव में उद्योग लगाना है, गांव में अभी